सो हेलो। और उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर एसी करंट। ठीक है, और एसी करंट के अंदर 10th चैप्टर है ये आपका। इनफैक्ट फर्स्ट फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करने वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, करंट दो टाइप की होती है। धारा जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको आप लोग बोलते हो एसी करंट। ठीक है, और एसी करंट की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये, और दूसरा आपकी जो धारा होती है वो होती है दिष्ट धारा, या जिसको आप लोग बोलते हो डायरेक्ट करंट। वैसे इसको डायरेक्शनल करंट बोलते हैं, बट एनीवे ये होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो दो टाइप की करंट होती है, एक एसी धारा और एक डीसी धारा, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्शनल करंट। सबसे पहले देखते हैं ये वाली धारा। ठीक है, देखिए ऐसी धारा जो समय के साथ जिसकी दिशा भी बदले और जिसका मान भी बदले, तो ऐसी धारा को बोलते हैं एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा। देखिए ये कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी बिल्कुल कम है, कभी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मान तो बदल ही रहा है। और कभी ये ग्राफ में ऊपर सिचुएट करती है और कभी नीचे सिचुएट करती है, तो इसकी डायरेक्शन है वो भी बार बार क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ऐसी धारा जिसकी बार बार दिशा भी बदले और जिसकी बार बार वैल्यू भी बदले, तो ऐसी करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और ऐसी धारा ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहे, उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। मतलब ऐसी धारा जिसका ना तो मान बदले और ना दिशा बदले, हमेशा टाइम के साथ नियत चलती रहे अनंत काल तक, तो उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। हमेशा मानते हैं कि दिष्ट धारा अनंत काल तक नहीं बदलती। ठीक है, जो चीज़ें रियलिटी में नहीं होती, हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो अनंत पे जाके होती है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये धारा है, ये अनंत टाइम बाद बदलती है। ठीक है, और ऐसा कुछ। ठीक है, उसके अलावा अगर बताऊं तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा बहुत टाइप की होती है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा है वो एक तो होती है स्क्वैमस टाइप की, हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार धारा। ठीक है, और जो स्क्वैमस एसी धारा है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, मतलब ग्राफ है वो कुछ स्क्वायरिकल लगेगा और बाकी सब कुछ सेम है। एक ऐसी धारा होती है जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर धारा, ट्रायंगुलर एसी धारा। तो जो ट्रायंगुलर एसी धारा है या जो त्रिभुजीय एसी धारा है वो कुछ इस टाइप की दिखेगी, कुछ इस टाइप की। ठीक है, यानी उसका ग्राफ है वो ट्रायंगल में होगा। और एक इसके अलावा होती है वर्गाकार एसी धारा। ठीक है, वर्गाकार तो करवा दी ना। एक इसके अलावा होती है साइनोएड्यूल एसी धारा। देखिए मैं बताता हूं, एक होती है ज्यावक्रीय, या इसको बोलते हैं साइनोएड्यूल एसी करंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो साइनोएड्यूल एसी करंट है वो कुछ इस टाइप की दिखती है, यानी ऐसी करंट जिसका कर्व है वो ऐसे एसी में ऐसे चलता हो, तो उसको बोलते हैं साइनोएड्यूल करंट या साइन करंट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर ना आप इस धारा को पढ़ोगे, ना आप त्रिभुजीय को पढ़ोगे, ना आप वर्गाकार को पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ज्यावक्रीय या साइनोएड्यूल करंट को। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो एसी करंट है उसको डीसी में बदला भी जा सकता है, और बदलने के लिए जो डिवाइस यूज में आते हैं उनको बोलते हैं दिष्टकारी। ये आपने पढ़े हुए हैं, इनफैक्ट कौन सा चैप्टर है वो डायोड वाला चैप्टर है, उसमें पढ़े हैं। उसमें जैसे
पूर्ण तरंगदिष्टकारी, अर्ध तरंगदिष्टकारी, सेतुदिष्टकारी, तो वो सारे। लेकिन देखिए जितने भी रेक्टिफायर है वो सारे बदलते हैं एसी धारा को आंशिक डीसी धारा में, ठीक है, आंशिक डीसी धारा में। उसके बाद हम उसके आगे एक डिवाइस और लगाते हैं जिनको बोलते हैं समकारी एलसी फिल्टर। और ये जब एलसी फिल्टर से होके जाती है कौन धारा, तब ये बदलती है पूरे रूप से इस धारा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब था बेसिकली किसके बारे में, दिस प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, ठीक है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा अपने एक चक्र में बढ़ना स्टार्ट करती है, अधिकतम होती है, फिर घटना स्टार्ट करती है, जीरो होती है, फिर न्यूनतम होना स्टार्ट होती है और कम से कम होती है और फिर वापस जीरो हो जाती है। तो ये इतना जो है ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर। और इस प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में जो समय लगता है, इस इतने कर्व को बनने में जो समय लगता है, वो टाइम होता है आवर्तकाल, और इसको डिनोट करते हैं टी से। और अगर आप आवर्तकाल को उल्टा कर लो, यानी 1/t कर दो, तो जो बनती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। और अपने घरों में जो ऐसी धारा आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। तो यानी उसका आवर्तकाल होता है 1/50, ठीक है, यानी 0.02 सेकेंड। तो अपने घरों में जो ऐसी धारा आती है वो 0.02 सेकेंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और बताऊं, अपने घरों में जो करंट आती है एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, उसका एक मीनिंग ये भी है कि वो धारा एक चक्कर में 50 बार, सॉरी, एक सेकंड में 50 बार अधिकतम, 50 बार न्यूनतम और 50 बार जीरो होती है। तो ये भी मीनिंग उसका होता है, ठीक है। और इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि आपके घरों में जो करंट आती है वो एक सेकंड में 50 बार अधिकतम होती है, 50 बार न्यूनतम होती है और 50 बार ऑफ होती है, 50 बार ऑन होती है। यानी आपके घर का जो कोई भी बल्ब वगैरह है वो एक सेकंड में 50 बार ऑन और 50 बार ऑफ होता है। बट अपनी आंखें हैं जो वो किसी चीज़ को 1/10 ही देख सकती है, मतलब एक सेकंड में अगर 10 बार हो रही है तो आपको दिखेगी, उससे ज़्यादा बार अगर हो रही है तो फिर वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये सब हमने बताया किसके बारे में, ये सब हमने बताया एसी धारा के बारे में बेसिक। आगे उस पर बात करते हैं इसके बाद। तो कुल मिला के आपको आपके सिलेबस में पढ़नी है ज्यावक्रीय एसी धारा, या जिसको आप बोलते हो सिनोएडियल एसी करंट। तो ऐसा कुछ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताऊं, जो ये सिनोएडियल एसी करंट है, जो ज्यावक्रीय धारा है, उसका जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का आता है, जैसा साइन का कर्व आता है। साइन 90 डिग्री पे अधिकतम होता है, तो ये धारा भी π/2 पे अधिकतम होती है, ठीक है। ये धारा भी पाई पे 0 होती है और ये 0 यहाँ से। और इस करंट की जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से लिखते हैं। करंट तो होती है I = I0 sin ω t, और वोल्टेज V होता है V0 sin ω t। तो ये दोनों समीकरणें हैं, ये दिखाती है ज्यावक्रीय एसी धारा को या साइनोइडियल एसी करंट को, ठीक है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसके बारे में, एसी धारा के बारे में, एसी करंट के बारे में।
क्लियर है इतना? ठीक है। और बताऊं तुम लोगों को इसके बाद चीजें। देखिए यहां आपको 3-4 चीजें पूछ सकते हैं। जैसे एक पूछ सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। जैसे आपको पूछ ले कि प्रत्यावर्ती धारा का की समीकरण लिखिए तथा उसका तात्क्षणिक मान बने। तो देखिए कोई तात्क्षणिक मान होता है धारा का किसी क्षण पे मान। तो देखिए उस क्षण पे साइन अधिकतम है या न्यूनतम है या कितना है, और उस साइन को गुणा कर दो I0 से, तो जो V और I आएंगे, यानी यही सेम समीकरण ही क्या कहलाती है? धारा और वोल्टता का तात्क्षणिक मान। सही। दूसरा आपको क्या पूछ सकते हैं? दूसरा आपको पूछ सकते हैं धारा और वोल्टता के अधिकतम मान। तो धारा और वोल्टता के अधिकतम मान कितने होंगे? V0 और I0, क्योंकि धारा अधिकतम कितने तक जा रही है? वोल्टता जा रही है V0 तक और धारा जा रही है कितने तक? I0 तक। और आपको क्या पूछ सकते हैं? और आपको पूछ सकते हैं धारा और वोल्टता के न्यूनतम मान। तो देखिए धारा और वोल्टता के न्यूनतम मान जो है, तो ये नीचे वाला वोल्टता न्यूनतम जा सकती है -V0 तक और धारा जा सकती है I0 तक। आपको पूछ सकते हैं वोल्टता और धारा के शून्य मान, तो वो तो फिर नाम ही दे दिया, तो उस कंडीशन में तो V भी 0 और I भी 0। और इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं क्या? आपको पूछ सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के औसत मान और प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के RMS मान। तो ये दोनों है, ये दोनों मैं आपको आगे निकलवाऊंगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान भी निकलवाऊंगा और प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान भी निकलवाऊंगा। तो ये दोनों चीजें हैं, ये मैं आपको आगे निकलवाऊंगा। सही है? ठीक है भैया, सही है। तो फिर देखते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं आगे। और अब पहला जो टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए बताता हूं, यह कोई प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसका मान है वो हर टाइम चेंज हो रहा है। जैसे ये I है, ये T है, या ये V भी है और ये T है। तो अगर आप T बराबर 1 सेकंड पे देखोगे तो इतना मान है, T बराबर 2 सेकंड पे देखोगे तो इतना मान है, T बराबर 5 सेकंड पे देखोगे तो अधिकतम है, फिर घटने लगेगा। तो T की अलग अलग वैल्यूज पे आपको I की अलग अलग वैल्यूज है वो मिलेंगे। और कुल मिला के T1 समय पर I1 होगी धारा, T2 समय पर I2 होगी, T3 समय पर I3 होगी, ऐसे Tn समय पर I1 होगी। और जब भी ऐसा होता है तो उस कंडीशन में कोई भी चीज़ है उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? I1 T1 प्लस I2 T2 प्लस I3 T3 प्लस I4 T4 एंड सोन, और बटे T1 प्लस T2 प्लस T3। ऐसा आपने एवरेज निकालना छोटी क्लासों में सीखा है, जब कोई चीज़ बार बार क्या कर रही है? वेरी कर रही है। लेकिन देखिए इस हेडिंग का पूरा नाम है, मैंने लिखा नहीं, इस हेडिंग का पूरा नाम है प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का अगर एक चक्कर में औसत मान निकालोगे तो एक चक्कर में लगने वाला कुल समय कितना होता है? एक चक्कर में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। हमने बोला 2 सेकंड तक इतनी रही, 3 सेकंड तक इतनी रही, 5 सेकंड तक धारा इतनी रही,
तो इनको अगर जोड़ोगे तो वो टोटल टाइम आ जाएगा एक चक्कर में लगने वाला, और उस टाइम को बोलते हैं आवर्तकाल। तो ये नीचे वाला तो T1 T2 T3 सल्ट के T बन गया, और ऊपर वाला क्या बनेगा, I1 T1 I2 T2, ये बनेगा सिग्मा I T। ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं ना, सिग्मा FI XI, जब ऐसे मल्टीप्लाई में सिग्मा I T I T I। और जब ऐसा कुछ बनेगा, एवरेज के निशान को ऐसे भी दर्शाते हैं, ऐसे। ठीक है, जब ऐसा कुछ बनेगा तो उस कंडीशन में जो सिग्मा होता है वो फिजिक्स में समाकलन में क्रिएट हो जाता है, तो I की जगह I, और अगर समाकलन में क्रिएट हो जाता है तो फिर T नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है, dt। तो आपको या तो ये समझ में आएगा तो ठीक है कि धारा का एवरेज मान है, उसका फॉर्मूला होता है 1/T, 0 से जितना समय लग रहा है वहां तक T I dt। ये फॉर्मूला होता है प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज निकालने का। ठीक है, और अब इसको स्टार्ट करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज निकालना स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो समझाया कि एवरेज क्या होता है और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आपको एग्जाम के अंदर इतना समझा के नहीं आना है, आपको एग्जाम के अंदर चीज़ें बहुत शॉर्ट रखनी है, इतना क्रिस्प नहीं रखना, मतलब इतना चीज़ों को लेंथन नहीं करना है, काफ़ी चीज़ें क्रिस्पी रखनी है। ठीक है, तो फिर एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में स्टार्टिंग यहीं से करनी है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो एवरेज मान है वो होता है 1/T, 0 से T I dt। यहां से स्टार्ट करना है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया जो I इज इक्वल टू होता है वो होता है I0 साइन ओमेगा t। तो इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दीजिए, I आएगा, ऐसे वाला साइन एवरेज का होता है 1/T, 0 से T I0 साइन ओमेगा t dt। I0 को बाहर ले लो, तो I0 को बाहर ले लिया, I0/T, 0 से T और साइन ओमेगा t dt। ठीक है, कुछ ऐसा। अब आपको या तो आप याद रख लो, ठीक है, या तो आप याद रख लो, ये फायदा करेगा अगर याद रख भी लोगे तो, कि 0 से T साइन हो, साइन ओमेगा t dt, या फिर 0 से T कोस ओमेगा t dt, और दोनों की ही वैल्यू है वो कितनी होती है, 0। साइन ओमेगा t dt या कोस ओमेगा t dt, इनकी जो वैल्यू है वो 0 होती है। और अगर यही स्क्वायर हो, यानी 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा t हो या कोस स्क्वायर ओमेगा t हो, तो उसकी वैल्यू होती है T/2। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये रिमेंबर कर लो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और वरना पता तो होना ही चाहिए, निकालना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। देखो ठीक है, तो देखिए I इज इक्वल टू I0/T, और ये आएगा 0 से T, और देखिए अब इतना लिख दिया, इसका समाकलन ही कर देता हूं। साइन ओमेगा t का समाकलन होता है माइनस कोस ओमेगा t, और जब भी समाकलन करते हैं, समाकलन पहले पूरे का समाकलन, देखिए दो चीजें होती है। जब किसी चीज का अवकलन करते हैं, जैसे मान लो अवकलन किया साइन x की क्यूब का, तो साइन का अवकलन कोस x की क्यूब गुना अंदर वाली चीज का अवकलन, अंदर वाली चीज x की क्यूब का क्या होगा, 3x²। ठीक है, इनफैक्ट और भी होता है गुना और अंदर वाली चीज का अवकलन x का कितना, जब तक 1 नहीं आए तब तक छोड़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी समाकलन होता है तो थोड़ा सा अलग होता है। समाकलन में जो मेन चीज है उसका समाकलन, यानी साइन ओमेगा t का समाकलन माइनस कोस ओमेगा t,
और बटे अंदर वाली चीज का अवकलन, तो बटे में अंदर वाली चीज है ओमेगा टी और ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा। तो कुछ ऐसा सीन आएगा और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब देखिए ये कितना हुआ, I0, ये हुआ, ठीक है, टाइम रिमेनिंग है, ये I0 बटे टी, ओमेगा भी बाहर ले लो, माइनस भी बाहर ले लो और लिमिट रख दो कोस ओमेगा बड़े वाला टी माइनस कोस ओमेगा 0, सही। माइनस I0 बटे ओमेगा टी, कोस की जगह कोस, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टी और डॉट में भी टी, और माइनस कोस 0 होता है कितना, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल। कोस 1, कोस 0, कोस 360, कोस 360 का दूना, कोस 720, कोस 1080, यानी कोई हो, चाहे कोस क्या, मतलब कोई सा ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो, साइन कोस टेन कोट सारे हैं ना, जितने 0 होते हैं उतने ही उनके 360 होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जो कोस 2 पाई है वो उतना ही होगा जितना कोस 0 होगा, यानी कितना 1, और माइनस में 1, और इनटू में ये सारा, ठीक है, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो कुल मिला के प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान कितना होता है, ये आपको याद रखना है, और ये डेरिवेशन आपको निकालना आना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान है वो कितना होता है, 0 होता है। घूम घाम के धारा वही जगह आ जाती है, जैसे धारा ऐसे चलना स्टार्ट होती है और ये है एक चक्कर इतना, तो धारा घूम घाम के वापस 0 आ जाती है, यही, ठीक है। और कुल मिला के धारा है वो 0 रहती है, एवरेज वैल्यू 0 रहता है, ठीक है। तो ये सब था किसके बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में औसत मान के बारे में। कर लोगे इतना, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और ये है प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र में औसत मान। उसके बाद में आगे देखते हैं, देखिए एक डेरिवेशन ये है, प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्र में औसत मान, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्र में औसत मान, देखिए एक चक्कर में औसत मान कितना था, 1/t 0 से t IDT। तो आधे चक्कर में जो टाइम लगेगा वो t/2 होगा, बस इतना कर दो और आंसर है। 3 नंबर की संख्या ऊपर ही ऊपर जाएगी, तो ये t/2 बन जाएगा 2/t। 0 से t/2, I की जगह रख दो I0 sin ओमेगा t dt। I0 को बाहर ले लो, 2 पहले से ही बाहर है, 2I0/t 0 से t/2 sin ओमेगा t dt। अब देखिए ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 से t/2 है, तो ये 0 नहीं होगा, कभी इसको 0 कर बैठो। और ना ही इसको याद रखना, ये तो निकालना ही है हाथों हाथ, इतना सब कुछ याद रख नहीं सकते, कुछ ही चीज़ें होती है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो कलेक्टर याद करने में कोई वो है भी नहीं, याद उसी चीज़ को रखो, माइंड उसी चीज़ में खपाओ जिसकी वैल्यूज़ हो, ठीक है। तो इसको रिमेंबर मत करना, ये होगा 2I0/t, और इसका कर लो, साइन का होता है माइनस कोस ओमेगा t, और बटे अंदर वाली चीज का
ओमेगा। ठीक है, भार ले लो जो भार है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। देखिए आई कितना आएगा, आई आएगा 2i0 में t, और माइनस भी बाहर ले लो और ओमेगा भी बाहर ले लो, अंदर बचेगा cos ओमेगा, लिमिट रख दो, पहले t की जगह t/2 और दूसरे t की जगह 0। अब देखिए ओमेगा होता है, वो होता है 2π में t, तो ओमेगा t है वो फिर कितना हो जाएगा 2π, t को उधर ले जाओ, और अगर ओमेगा है, ओमेगा t है वो 2π हो गया, तो -2i0 में ये ओमेगा t कितना आ जाएगा 2π, ये ओमेगा t भी कितना 2π, और 2π में 2 का डिवाइड करोगे तो पाई, cos पाई माइनस cos 0, इससे ये कट गया, -i0 में पाई, cos पाई कितना होता है, cos पाई होता है -1, और cos 0 कितना होता है 1, और बीच में क्या है -1 -2, और बाहर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो +2, तो ये आ गया 2i0 में पाई, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्र में औसत मान है। तो इस हिसाब से आपको प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्र में औसत मान निकालना आना चाहिए। ठीक है, पहले आधे चक्कर 0 से t/2 में, तो ये औसत मान आता है 2i0 में पाई, और अगले आधे चक्कर में यानी t/2 से t, इसमें आता है -2i0 में पाई, और इन दोनों को जब एवरेज लेते हैं माइनस प्लस का, तो पूरे चक्कर में जो एवरेज आता है वो कितना आता है 0। तो ये सब हमने कंक्लूड किया था। ठीक है, किसमें, पूरे डेरिवेशन में। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, और ये था प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर में औसत मान। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।